नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बसंत हिंदी से पाठ 3 हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां पाठ के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों का परिचय प्रस्तुत किया है और अपने इस विवरणात्मक परिचय के अंतर्गत उन्होंने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। तो आइए पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां 5 और देखते हैं कि हिमालय की इन बेटियों के संदर्भ में लेखक नागार्जुन क्या क्या कहते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल के अंदर आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामे की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय की कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उत्साह कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतुक और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बधुर अधिकतिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल गया होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सुर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोदी में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोदी में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए,
इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई तो लड़ की बात है, मन उचट सा गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम हिमालय की बेटी यह बाप हिमालय तुम्हारा, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारा। पाठ के अंतर्गत लेखक नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने अभी तक नदियों को दूर से देखा था। दूर से जब उन्होंने नदियों को देखा तो वे बहुत शांत और गंभीर दिखाई देती थी। फिर जब वे नदियों के नजदीक गए तो उन्होंने उन नदियों में डुबकियां भी लगाई, स्नान भी किया। अपनी माँ और दादी की गोद में जिस प्रकार का स्नेह उन्होंने पाया था, ठीक वैसा ही नदियों की गोद में उन्होंने डुबकियों को लगाते हुए पाया। लेकिन अब परिदृश्य कुछ और था। अब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात वह हिमालय पर पहुंचा। हिमालय पर पहुंचने के उपरांत अब उसने यहाँ से गंगा, यमुना और सतलुज को देखा। जिन नदियों को उसने मैदानी भागों में देखा था वे बहुत बड़ी और विशाल थी, लेकिन अब जब वह हिमालय पर आकर इन नदियों के रूप को देखता है तो वह उसे बहुत ही दुबली पतली और सक्रिय दिखाई देती है। लेखक विचार करता है कि यहाँ कैसे उनका हंसता खेलता जो स्वरूप है वह उसे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ इन नदियों का उल्लास गायब हो गया है, वह उल्लास कहाँ है जो विशाल बड़े बड़े मैदानों में दिखाई देता है। अब लेखक के मन में विचार आता है कि इनकी जो बाल लीला है, अर्थात उनकी जो बाल्य अवस्था है वह बिल्कुल भिन्न है। और यह बाल्य अवस्था कहाँ है? हिमालय के पर्वत पर। इस हिमालय के पर्वत पर लेखक को नदियों की बाल्य अवस्था दिखाई देती है। वह कहता है कि वह अपनी बाल लीला यहाँ पर दिखा रही है और वे उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे भागी जा रही हैं और भागने के लिए उनका लक्ष्य कहाँ है उन्हें पता नहीं है। वे बेचैन होकर दौड़ती चली जा रही हैं, भागती चली जा रही हैं। लेखक विचार करता है कि ये अपने पिता के प्यार से भी संतुष्ट नहीं है, तो आखिर यह कहाँ जाकर रुकेंगी, कहाँ किसका प्रेम प्राप्त कर कर इनकी प्यास तृप्त होंगी। विभिन्न प्रकार के समतल मैदानों स्थानों के अंतर्गत, पहाड़ों की तलहटी के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थानों पर यह खेलते हुए अर्थात क्रीड़ाएं करती हुई दूर निकलती चली जाती हैं। और जब यह दूर निकलती जाती हैं तो देवदार, चीड़, सर, चिनार, सफेदे ये घने जंगलों में ऊंचाइयों पर मिलने वाले बड़े बड़े वृक्ष हैं। इन जंगलों में पहुंचकर लेखक को विचार जो उसके मन में आया कि इन जंगलों में पहुंचकर शायद ये जो नदियां हैं यह नदियां एक बार फिर से विचार करती है और इन्हें मौका मिलता है बीती हुई बातों का। वही बीती हुई बात जहाँ पर वे हिमालय की गोद में जहाँ से वे निकली है, अर्थात ये अपने स्वरूप को फिर से क्षीण और दुबला पतला कर लेती हैं। अब लेखक का विचार है कि अपनी बेटियों की बाल लीला को देखकर उनका जो बूढ़ा पिता है जो हिमालय अब अपना सिर धुनता होगा, वह पछताता होगा। और जब बड़ी बड़ी चोटियों से पूछा जाए तो हिमालय जिस दिशा में है वह दिशा उत्तर दिशा है। लेखक का कहना है कि जब उत्तर दिशा में नदियों के संदर्भ में पूछा जाए, इनकी बाल लीलाओं के बारे में पूछा जाए तो वहां पर विराट बड़ा सा मौन मिलता है, अर्थात वहां कुछ कहने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि यह नदियां वहां बाल रूप में, सूक्ष्म रूप में, इतने दुबले पतले रूप में है कि वे किसी भी प्रकार से अपनी इन अटकेलियों को बताती नहीं है और उसके संदर्भ में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आगे लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह दो नदियों के नाम है। इन नदियों के संदर्भ में लेखक का कहना है कि विभिन्न प्रकार की जो भारत की अन्य नदियां हैं जैसे रावी हैं, सतलुज हैं, व्यास, चनाब, झेलम, ये भारत की विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं जिसके अंतर्गत बड़ी गंगा भी विद्यमान है, यमुना भी विद्यमान है, सरयू भी विद्यमान है। तो भारत की विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वे हिमालय की
बेटियां हैं। इन बेटियों के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि जब सिंधु का नाम आता है, जब ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, तो ये भारत की तमाम बेटियां आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। फिर वो कहता है कि यह जो नदियां हैं, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, वास्तव में तो वह कुछ है ही नहीं, वह तो हिमालय ही है, क्योंकि दयालु हिमालय जो है, अर्थात उनके जो पिता हिमालय हैं, वह धीरे धीरे बूंद बूंद करके पिघलते जा रहे हैं, और उन्होंने पिघलते पिघलते एकत्रित होकर इन दो महानदियों को निर्मित कर दिया है। इन दो महानदियों को जो है उत्पन्न किया है, और इससे वे आगे लगातार बहती जा रही हैं। लेखक आगे समुद्र को भाग्यशाली कहता है। वह कहता है कि जो पर्वतराज हिमालय है, उन हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर समुद्र को मिला है, इसलिए वह सौभाग्यशाली है कि उन्हें इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का जो अवसर है, वह अवसर प्राप्त हुआ जो किसी अन्य को नहीं हुआ। लेखक आगे प्रश्न करता है कि जिन लोगों के द्वारा मैदानी भाग में नदियों को देखा गया है, अर्थात कि अपनी नदियों को मैदानी भाग में देखा हुआ है, खुला हुआ भाग जहाँ पर नदियां अपने विशाल रूप में बहती हैं। तो लेखक का विचार है कि ये जो विशाल मैदानों में नदियां हैं, इन नदियों को देखकर शायद ही ऐसा हो कि हमारे मन में यह विचार आ जाए कि यह बहुत दुबली पतली और छोटी सी जब कभी हो, और अपने हिमालय नाम के पिता की गोद में कभी खेलती हो, अर्थात इनका विशालकाय रूप देखकर हमें इनके बाल स्वरूप की कल्पना भी करना नहीं आता। हमें कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे छोटे बचपन के स्वरूप में अपने पिता की गोद में खेला करती थी, अर्थात उनका यह जो लुभावना स्वरूप है, यह विशाल मैदानों में दिखाई देता है। इसीलिए इस विशालकाय रूप को देखकर, उनके प्रभावित होने को देखकर लेखक हिमालय को ससुर और उनका दामाद समुद्र को कहता है, जिनका पाणी ग्रहण संस्कार उन्होंने समुद्र के साथ में किया है, अर्थात हिमालय की बेटियों का हाथ सागर ने पकड़ा है। लेखक आगे कहता है कि कालिदास ने विरही यक्ष का जो वर्णन किया है, लेखक कालिदास के संदर्भ में बात करता है। कालिदास भारत के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। कालिदास के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उनका सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह है मेघदूत। मेघदूत के अंतर्गत एक यक्ष है जो बहुत दुखी है, और दुखी होकर वह बादलों के द्वारा संदेश भेजने का कार्य करता है। उसी विरही यक्ष के संदर्भ में लेखक ने यहाँ पर बताया है कि कालिदास का जो विरही यक्ष अर्थात दुख मनाने वाला यक्ष है, वह भी जब बादल के साथ में संदेश भेजता है तो वेत्रवती नदी, अर्थात बेतवा नदी का पुराना नाम वेत्रवती नदी था। तो यह जो बेतवा नाम की नदी है, उस नदी को साक्षी बनाकर वह बादल से कहता है कि वह अपने प्रेम का प्रतिदान इस नदी को देकर जाए, जिससे उसकी जो प्रीतमा है वह उसे पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। अर्थात यदि वह बेतवा नदी से अपना प्रेम प्रतिदान देगा तो उससे उसकी प्रेमिका प्रसन्न होगी। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ मेघदूत का भी वर्णन करते हुए नदी की उपयोगिता बताई है। और लेखक आगे कहता है कि चंचल नदी को देखकर उसको अचानक याद आई और उसने इस बारे में विचार किया था। नदी की चंचलता देखकर, उसका वर्णन देखकर ही उन्होंने कालिदास को यहाँ पर याद किया, उनके महाकाव्य मेघदूत को यहाँ पर याद किया। वे आगे कहते हैं कि यदि हम दो स्वरूपों में नदियों को देखना चाहते हैं तो नदियों का जो स्थल है जहाँ पहाड़ी घाटी होती है और जहाँ पर समतल मैदान होता है, समतल आंगन होता है, इन दोनों स्थानों पर नदियों का जो स्वरूप है यह भिन्न भिन्न दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देगा। अर्थात दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियों को देखेंगे तो वह उसका विश्लेषण भी, उसके स्वरूप का विश्लेषण भी अलग अलग ही करेंगे। आगे लेखक के द्वारा इस संदर्भ में कहा गया है कि काका कालेलकर जो एक अच्छे कवि और लेखक हैं, वे भी नदियों के संदर्भ में कई बार लिख चुके हैं और उन्होंने भी विभिन्न प्रकार से नदियों का वर्णन किया है। वे नदियों को लोक माता कहते हैं, अर्थात लोक का अर्थ संसार और जगत से है, तो इस जगत की जो माता है वह नदियां ही हैं। तो काका कालेलकर के द्वारा उन्हें लोक माता कहा गया है। लेकिन लेखक कहता है कि उन्हें बेटियों के रूप में भी तो देखा जा सकता है, और
प्रेयसी के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे यदि हम और अधिक संबंध उनसे जोड़ना चाहें तो हम उन्हें बहन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि विभिन्न कवियों ने बहन के रूप में भी इन नदियों का विवरण दिया हुआ है। अपने अनुभव के आधार पर ही लेखक बताता है बहन के संदर्भ में कि एक बार जब उसका मन अच्छा नहीं था, तब जब वह अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं था, उसका मन उचट गया था, तो ऐसे समय पर थोलिड़ तिब्बत का एक स्थान है, इस स्थान पर लेखक था और उसका मन उचट गया था, उसके मन में अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसी अवस्था में वह सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर के इस समय में उसने अपने पैरों को सतलज नदी के अंदर डाल दिया। सतलज नदी के जल के प्रवाह ने लेखक के हृदय तक के जो संचार किया, वह संचार प्रसन्नता का था, उन्माद का था, उल्लास का था, और इसी कारण से उसका मन प्रसन्न हो उठा और वह गुनगुनाने लगा और उसने इस समय पर बहन सतलज की जय की, अर्थात नदी को उसने बहन कहकर संबोधित किया और उसका जय जयकार अपने गीत में किया। तो इस प्रकार से लेखक नागार्जुन ने हिमालय की इन बेटियों का अर्थात नदियों का यहाँ विवरण दिया है और बताया कि किस प्रकार से वे बाल्य अवस्था में बहुत सूक्ष्म और दुबली पतली है और धीरे धीरे जैसे जैसे वे आगे बढ़ती जाती हैं, मैदानी भागों में पहुंचती जाती हैं, वैसे वैसे उनका आकार बड़ा और विशाल होता जाता है। उन्हें हम माता के रूप में, बहन के रूप में पूज्य मानते हैं। तो इस प्रकार से नागार्जुन ने नदियों का विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। नमस्कार।